अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिराजुद्दीन मज़हर है और मैं अपनी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हो गया हूँ। मेरे चैनल का नाम है थ्राइव विद मिराज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आज की वीडियो का मकसद कुछ सवालात मुझे लास्ट वीडियो के बाद रिसीव हुए, तो मैंने सोचा कि मैं उनका जवाब एक वीडियो की शक्ल में दूँ ताकि जनरल पब्लिक को भी इसका फ़ायदा हो सके। पहला सवाल मेरे पास ये आया था कि आपने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि टोटल एक्सपेंस रेशो का जिक्र किया था। तो ये टोटल एक्सपेंस रेशो क्या होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप मैं इसको बैंक से कंपैरिजन में बताता हूं। अगर आप बैंक में करंट अकाउंट में पैसे रखते हैं तो आपका फ्रंट एंड पे कोई चार्ज नहीं कटता। इवन बैक एंड पे भी जब आप पैसे विड्रॉ, बैक एंड का मतलब जब आप पैसे विड्रॉ कर रहे होते हैं तो कोई चार्ज नहीं कटता। लेकिन बैंक उससे कुछ प्रॉफिट कमाता है उस पैसे पे, चाहे आपने करंट अकाउंट में रखे हो चाहे आपने सेविंग अकाउंट में रखे हो। उस पैसे को बैंक फर्दर लेंड करता है किसी बोरोवर को, आपसे डिपॉजिटर यानी आपसे पैसा लिया सेविंग अकाउंट में, फिर उसको फर्दर लैंडिंग करता है। अगर आपसे 10 रुपये इस पर बोरो करता है तो आगे फर्दर जो लैंड करता है वो 15 रुपये पे करेगा या 16 रुपये पे करेगा या 18 रुपये पे करेगा। इन सम केसेस 12 पे भी कर सकता है। तो ऑन एन एवरेज जो बैंक का जो स्प्रेड इनकम होती है, जो डिफरेंस आता है, वो तकरीबन 5 to 6% होता है। यानी आपके पैसे पे बैंक अगर आपको प्रॉफिट दे रहा है 10%, तो वो सेविंग अकाउंट में 5 to 6% बैंक की इनकम भी होती है। इसी को आप लिंक करें म्यूचुअल फंड के साथ। म्यूचुअल फंड भी तो आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पैसे को लेता है और उस पैसे को डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करता है। मनी मार्केट फंड है तो मनी मार्केट एवेन्यूज में करेगा, इनकम फंड है तो इनकम एवेन्यूज में करेगा, और अगर इक्विटी बेस्ड फंड है तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। अच्छा, अब ये करने के लिए उसने पूरी एक टीम बैठाई होती है। जिस तरह बैंक में ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस का स्टाफ है, हेड ऑफिस का स्टाफ है, यूटिलिटी के एक्सपेंस हैं और द एक्सपेंसेस हैं, और फिर बैंक क्योंकि कमर्शियल एंटिटी है, बीइंग अ कमर्शियल एंटिटी, उसको इनकम भी तो कमानी है। तो ये तो 5 to 6% होता है, स्प्रेड इनकम होती है बेसिकली। इसके बाद वो सारे एक्सपेंसेस अपने निकाल रहा होता है, ये उसकी इनकम होती है। म्यूचुअल फंड के केस में क्या होता है, जो आपने उसको पैसा दिया, उसने इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे, इन्वेस्ट किया, उससे जो प्रॉफिट आता है वो सारा जो इन्वेस्टर होता है उसका होता है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसे कमाएगी? वो कमाती है इस TER से। इस TER में 3-4 चीज़ें होती हैं। TER टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहा हूँ। इस TER में 3-4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो म्यूचुअल फंड कंपनी की जो इनकम होती है, जो उस फंड को मैनेज कर रही होती है, वो रफली होती है 1% या 1.5%, 1.5%। इस इनकम पे फिर फर्दर टैक्स भी अप्लाई होता है जो भी फंड को चार्ज होता है। तो 1.5% से वो बढ़ के तकरीबन 1.6, 1.65% पे पहुंच जाती है। उसके बाद फिर जो ट्रस्टी होता है, जो कि आपकी पैसे का कस्टोडियन होता है, CDC या और एक और कस्टोडियन मौजूद है, नॉर्मली CDC होता है, CDC कस्टोडियन। तो CDC की जो फीस होती है वो भी फंड को चार्ज होती है, तो वो भी टोटल एक्सपेंस रेशियो का पार्ट बनती है। इसी तरह जो रेगुलेटर है SECP, जो इस सारी ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करता है कि आप जो पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट में ये इन्वेस्टमेंट हुई भी है नहीं हुई है, इस सारी मॉनिटरिंग के एक चार्जेस होते हैं, वो भी फंड को चार्ज होते हैं। इसके अलावा शरिया एडवाइजर होता है जो इस सारी जो ट्रांजेक्शन्स को लुक आफ्टर कर रहा होता है कि ये शरिया कंप्लायंट एवेन्यूज में इन्वेस्टमेंट हो रही है नहीं हो रही है, तो शरिया एडवाइजर के भी एक चार्जेस होते हैं, वो भी फंड को चार्ज होते हैं। इसके अलावा ऑडिटर का एक्सपेंस होता है, इसके अलावा बैक ऑफिस के एक्सपेंस होते हैं, जो सारे लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। इसका मतलब वो सब मिला के 2 से लेकर 2.5% रफली ये टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है जो कि फंड को चार्ज हो रहा होता है। यानी अगर फंड ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट 20% आ रहा है, तो आप जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं उनको जो नेट प्रॉफिट मिल रहा होता है, अगर 2% का टोटल TER टोटल एक्सपेंस रेशियो आ रहा है तो उसको नेट 18% मिलेगा। यानी म्यूचुअल फंड बहुत नॉमिनल स्प्रेड इनकम पे काम कर रहा होता है। वो मैंने क्या बताया, 1 से लेकर 1.5%, जिसके बावजूद भी टोटल एक्सपेंस रेशियो 2 से 2.5% पे पहुंच जाता है सारे चार्जेस मिला के। लेकिन कंपनी की इनकम कितनी हुई? 1 से 1.5%, जो सारे पैसे को मैनेज कर रही है। अच्छा, बैंक के केस में मैंने क्या बताया, ये इनकम कितनी होती है, आपके पैसे को वो भी कहीं इन्वेस्ट करता है ना, तो उसकी इनकम, स्प्रेड इनकम कितनी है? 5 to 6%। म्यूचुअल फंड कंपनी किस पे काम कर रही है? बहुत नॉमिनल मार्जिन पे। अच्छा, अब यहाँ पे एक और सवाल है, वो यहीं से मैं कनेक्ट करता हूँ। सवाल आया, फ्रंट एंड और बैक एंड लोड क्या होता है? FEL और BEL नॉर्मली कह रहे होते हैं। फ्रंट एंड लोड बेसिकली जो आप नेट सपोज आपने 100,000 रुपीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए और उस फंड का फ्रंट एंड लोड है लेट्स से 3%, तो 3,000 रुपीज आपके अपफ्रंट डिडक्ट हो जाते हैं, और जो इन्वेस्टमेंट में जो आपके पैसे जाते हैं, जिसपे आपको यूनिट्स मिलते हैं
फंड के यूनिट्स एलोकेट होते हैं जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेट्स सपोज आज यूनिट की प्राइस 100 रुपीज़ है, जब आप 97,000 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 97 यूनिट्स एलोकेट होंगे। अब आपको अब लोगों का सवाल आता है यार मेरा फ्रंट एंड लोड क्यों करता, इसमें मैं आगे बात करता हूँ। पहले मैं बैक एंड लोड को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। बैक एंड लोड ये होता है आपने अपफ्रंट 100,000 इन्वेस्ट किए लेकिन कोई चार्जेस म्यूचुअल फंड कंपनी ने नहीं काटे, लेकिन उसमें कंडीशन ये होती है कि आपने 1 साल तक पैसा यहाँ पे रखना होगा। अगर आपने बिफोर 1 ईयर विड्रॉ किया तो आपको एक चार्ज हिट होगा, क्योंकि कंपनी क्या कमाती है मैंने बताया नॉमिनल मार्जिन 1% मैनेजमेंट फी है जिससे, या 1.5% मैनेजमेंट फी है जिससे म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो कमा रही होती है। अब उसमें उसने जो सेल एजेंट है उसको सैलरी भी देनी है, उसको कमीशन भी देना है, ब्रांच के एक्सपेंसेस भी निकालने हैं और हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की जो टीम है उसके एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, शरिया एडवाइजर के एक्सपेंसेस भी निकालने, ये सारे एक्सपेंसेस उस 1% से निकालने हैं। तो आपने अगर 1 साल से पैसा निकाल लिया तो इसने जो कंपनी है उसने इंसेंटिव जो दिया एजेंट को वो तो अपफ्रंट दे दिया। आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, आपके पैसे जाने पे इंसेंटिव उसने एजेंट को दे दिया तो कंपनी तो अल्टीमेटली लॉस में आ जाएगी। तो कंपनी वो चार्ज को अगर आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो आपसे चार्ज करती है 1% जो आपका फ्रंट एंड लोड, या 2% या 3% जो आपको वेव किया था, शुरू में नहीं लगा था। अब जब आप विड्रॉ करेंगे बिफोर 1 ईयर तो वो चार्ज आपको हिट हो जाएंगे, जिससे आपका जो अमाउंट होगी विद प्रॉफिट, लेट्स सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, आज से 6 महीने बाद उसकी वैल्यू बढ़ के लेट्स से 1,30,000 रुपये हो चुकी है। तो अब आप लेट्स सपोज कंपनी का उस पर जो नोट चार्ज करना था कंपनी ने 2% करना था। अब क्या होगा, जब आप विड्रॉ करेंगे तो आपको 6 महीने कंपनी ने कहा था आपको 1 साल तक पैसे रखने हैं तो कोई चार्ज हिट नहीं होगा। आपने 6 महीने में पैसे निकाल लिए, अब 6 महीने में पैसे निकाले तो आपकी वैल्यू बढ़ के 1,30,000 नेट से हो चुकी है। 1,30,000 में से आपके पैसे वो जब आप विड्रॉ करेंगे तो आप कंपनी अगर 20,000 उसने काटने थे तो वो 1,30,000 में से 20,000 माइनस करके आपको 1,10,000 रुपये रिफंड करेगी। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल आता है कि फ्रंट एंड लोड कंपनीज म्यूचुअल फंड कंपनीज क्यों काट रहे होते हैं, बैंक तो नहीं काट रहे होते। तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में एक्सप्लेन किया कि बैंक की स्प्रेड इनकम बहुत ज्यादा है, म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत थिन मार्जिन पे काम कर रही हैं, 1 या 1.5% जो उनके मैनेजमेंट फी या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट चार्ज कहने इस पे वो कमा रही होती हैं, सारे एक्सपेंसेस को निकाल रही होती हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज ने सेल एजेंट्स को टारगेट दिए हुए होते हैं कि आपने इतनी वकाला या इतना रेवेन्यू अर्न करके लाना है इन द फॉर्म ऑफ फ्रंट एंड लोड, तो मैं आपको ये सैलरी की अमाउंट रिलीज करूंगी। क्यों उन्होंने ये टारगेट दिए हुए, क्योंकि उनको जब पैसा रहता है लॉन्ग टर्म में तब जाके वो 1% कमाती है कंपनी। आज इंसेंटिव कैसे दे देगी कंपनी एजेंट को उस 1% से जो उसने फ्यूचर में कमाना है 2, 3 साल, 4, 5 साल बाद, अगर आपने पैसा कंटिन्यूस रखा। तो इसलिए कंपनी को एक फ्रंट एंड लोड चाहिए होता है जिससे वो एजेंट को इंसेंटिव, कमीशन, सैलरी और हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस निकालें और ब्रांच के एक्सपेंसेस निकालें। अच्छा, अब इसको सिंपल इस तरह कंसीडर करें, आपने लेट सपोज 1 लाख रुपए करंट अकाउंट में रखे हुए थे, करंट अकाउंट में आपने पैसे रखे और 2 साल तक आपने पैसे रहने दिए। आज से जब आप 2 साल पहले दूध की कीमत क्या थी मार्केट में, 2 साल बाद दूध की कीमत क्या होगी, आपके 1 लाख रुपए वहीं रहे 2 साल में, और जो दूध की कीमत थी वो इन्फ्लेशन की वजह से 200 से बढ़ के नेट से 300 रुपए पहुंच गई, या 150 से बढ़ के 200 रुपए हो गई। तो इसका मतलब आपके उस 1 लाख की वैल्यू डाउन हो गई, आपकी परचेसिंग पावर वीक हो गई। लेकिन वो पैसा जब बैंक में रहा तो बैंक ने तो उस पर कमाया। आपके केस में तो पूरे 1 लाख रुपए महफूज रहे, आपको कोई फ्रंट एंड लोड नहीं कटा, लेकिन आपने किसी दूसरे को कमाने का मौका दिया अपने पैसे पे, और अपने पैसे को डिवैल्यू होने छोड़ दिया। अब आते हैं सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में आपको बैंक अगर प्रॉफिट रेट ऑफर कर रहा है लेट्स सपोज 10% का या 12% का करंट सिनेरियो में, यानी अगर आपने 1 लाख रुपए रखे तो साल के एंड पे वो 1 लाख रुपए बढ़ के 1,10,000 रुपए हो जाएंगे। और अगर म्यूचुअल फंड कंपनीज नॉर्मल इन द करंट सिनेरियो कितना प्रॉफिट ऑफर कर रही हैं, ये कर रही हैं तकरीबन 17 से 18%। अब हिसाब लगाते हैं, लेट सपोज एक म्यूचुअल फंड कंपनीज ने 1 लाख रुपए आपने दिए, उसने 3% का फ्रंट एंड लोड या एलोकेशन चार्ज काटा, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट में आपके कितने गए 97,000 रुपीज। 97,000 पे अगर उसने आपको प्रॉफिट दिया, लेट से अभी करंट सिनेरियो में 18% दे रहा है, तो इसका मतलब उसने प्रॉफिट दिया 17,460 रुपीज का। इसको ऐड करते हैं 97,000 में, तो इसका मतलब 1 साल बाद आपकी वैल्यू बढ़ के 1,14,460 रुपए हो गई।
और बैंक में जिसने आपका कोई चार्ज नहीं काटा, आपके पूरे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए, लेकिन उस पर उसने प्रॉफिट दिया 12% का, तो 1 लाख का 12% कितना होता है? 12,000। 12,000 1 लाख में ऐड हुए, तो इसका मतलब साल के एंड पे आपकी वैल्यू बैंक में 1,12,000 रुपए, जिसमें कोई चार्ज नहीं कटा, लेकिन साल के एंड पे आपके जो अमाउंट है विद प्रॉफिट वो कम है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है एज कंपेयर टू बैंक की स्प्रेड इनकम। बैंक ज्यादा स्प्रेड इनकम रख रहा है, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट कम मिल रहा है, जबकि म्यूचुअल फंड अपफ्रंट तो काट रहा है क्योंकि उसको रेवेन्यू देना है, क्योंकि ये एक पूल में आपके पैसे आते हैं और पूल का रेट सबको मिलता है। अब जब पूल का रेट सबको मिला तो उसमें कम ज्यादा नहीं होता, हर एक को इक्वल रेट मिल रहा होता है। तो अगर उस फंड का रिटर्न 17% मिल रहा है तो आपको भी 17% का रिटर्न मिल रहा है। 17% का रिटर्न मिला तो 97,000 पे 17% का मैंने रिटर्न ऐड किया तो तकरीबन आपको 14,500 का प्रॉफिट हुआ। 97,000 में मैंने 14,500 का प्रॉफिट ऐड किया तो वो 1,12,000 से ज्यादा बना, जो की वैल्यू आपकी बैंक में होती। अब ये चार्ज तो वन टाइम कटा, फंड में अगर जो पॉलिसी रेट है स्टेट बैंक का वो यही रहा, इकोनॉमिक सिनेरियो यही रहा, कार्बन नीचे नहीं आया, तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न यही मेंटेन रहेगा और बैंक का रिटर्न वही मेंटेन रहेगा जो पहले दे रहा था। तो इसका मतलब अब लगाते हैं बैंक में 1,12,000 पे आपको प्रॉफिट देगा, 1,12,000 का 12% लगाते हैं तो 13,500 बना, उसमें 1,12,000 ऐड करते हैं तो इसका मतलब 2 साल बाद आपकी वैल्यू बढ़ के 1,25,500 रुपए हो गई बैंक में। अब लगाते हैं 2 साल तक अगर अपने म्यूचुअल फंड में छोड़ दिया जिसने 3% का नोट काटा तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई? पहले साल आपको 17% का प्रॉफिट मिला 97,000 पे, क्योंकि 3% का चार्ज कट गया, आपने 1 लाख रुपए दिए थे तो 3,000 डिडक्ट हो गए, 97,000 इन्वेस्टमेंट में गए, उस पर आपको 17% का प्रॉफिट मिला। इसका मतलब आपकी वैल्यू 16,500 का प्रॉफिट आया। अब आपको प्रॉफिट नेट सपोज एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है, मैं अज्यूम कर रहा हूं इस केस में, म्यूचुअल फंड के केस में नॉर्मली जो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि मंथली कंपाउंडिंग हो रही होती है। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि साल में ही प्रॉफिट मिल रहा है और साल में ही उस पर कंपाउंडिंग लग रही है। नेट सपोज 17% का रिटर्न दूसरे साल भी रहा, अब 19,000 का प्रॉफिट दिया, 1,13,000 हो चुकी थी और 19% का प्रॉफिट, इसका मतलब अब 1,32,000 पे आपकी अमाउंट खड़ी हुई है 3% का चार्ज कटवाने के बाद भी, जबकि बैंक में जिसमें कोई चार्ज नहीं कटा लेकिन 2 साल बाद आप 1.25 लाख की अमाउंट पे खड़े थे, इसका मतलब सिर्फ 1 लाख पे ही तकरीबन 7,000 रुपए का फर्क आ गया 2 साल में। अगर आपके पैसे लॉन्ग टर्म में पड़े हुए हैं तो आपको कितना नुकसान हो रहा होता है। ये तो हो गए दो टॉपिक्स, 2 सवाल बेसिकली, फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड और टोटल एक्सपेंस रेशियो पे बात हुई। फिर एक सवाल भी था, उसको मैं छोटा सा जवाब दे दूं। एक सवाल इससे साथ ही आया था, क्या म्यूचुअल फंड कंपनीज में तकाफुन कवरेज या लाइफ कवरेज लाइफ इंश्योरेंस की कवरेज मिल रही होती है साथ साथ? तो नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिल रही होती, वॉलंटरी पेंशन स्कीम वीपीएस में मिल रही होती है। उसमें आपको जो आपका बैलेंस होता है उसका तकरीबन 1 मल्टीपल या 2 मल्टीपल लाइफ कवरेज मिल रही होती है। मैं वीपीएस एक सेपरेट टॉपिक है, उसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि वीपीएस कैसे बेहतर होता है म्यूचुअल फंड से और उसमें आपको क्या क्या एडवांटेजेस हैं, वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ अभी। लेकिन अगर किसी को तकाफुन कवरेज भी चाहिए तो एक प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद है पाक कतर फैमिली तकाफुन लिमिटेड की महाना बचत तकाफुन प्लान के नाम से, जिसमें आपको आपके बैलेंस का 3 मल्टीपल लाइफ कवरेज भी मिल रही होती है। 3 मल्टीपल यानी कि नेट सपोज आपने 1 लाख रुपए रखे हैं, तो 1 लाख रुपए रखे हैं, खुदा न खास्ता आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को जो पाक कंपनी है वो 3 लाख रुपए कवरेज के देती है, प्लस 1 लाख रुपए जो आपने रखे हैं वो भी दे रही होती है। ये उसकी कवरेज है जो पाक कतर के महाना बचत तकाफुन प्लान में मिल रही होती है। उसमें चार्ज कटता है सिर्फ 3% का चार्ज, एक दफा कटा, और मैंने जैसे पीछे एक्सप्लेन किया वो चार्ज का जो लाने का जो टारगेट है वो कंपनी ने एजेंट को दिया हुआ होता है, उसकी केपीआई यानी कि जो की परफॉर्मिंग इंडिकेटर है उसकी जॉब रोल का पार्ट है, उसको लेके आना है ये चार्ज, जिसकी बेस पे उसकी सैलरी बनती है और उसके इंसेंटिव्स बनते हैं। आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब दें, मुझे समझ में नहीं आता, लोग उस पर नेगोशिएट कर रहे होते हैं हमारे सेल एजेंट से। 1 लाख रुपए पे 3% 3,000 का चार्ज कटा, या 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की 3% 30,000 का चार्ज कटा, 30,000 का एक दफा चार्ज कटा ना, लेकिन उसके केस में आपको 3 मिलियन की कवरेज मिल गई, लाइफ कवरेज। साथ साथ आपको प्रॉफिट रेट बैंक से ज्यादा मिल रहा है, जो मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन किया कि कैसे एक साल में ही आप बैंक से ऊपर हो जाते हो चार्ज कटवाने के बाद भी। फिर भी लोग नेगोशिएट कर रहे होते हैं कि यार ये चार्ज ज्यादा है। अब मुझे ये बताएं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपनी कंसल्टेंसी देने की फीस चार्ज करता है या नहीं करता? डॉक्टर दवा नहीं देता,
वो आपको सिर्फ कंसल्टेंसी देने की फीस चार्ज करता है, दवा आप बाहर फार्मेसी से जाके लेते हैं। इसी तरह जब आप किसी प्लम्बर को या किसी और इलेक्ट्रिशियन को घर पे बुलाते हैं तो वो आता है आपकी जो भी मसले हैं घर में उसको डायग्नोज करने के यानी कंसल्टेंसी देने के चार्जेस लेता है। जो सामान लगता है वो अलग है, वो आप बाहर से दुकान से परचेज करते हैं। यार इसी तरह आपने एक बैंक में कम प्रॉफिट रेट पे पैसे रखे हुए थे, वो उसने आपको एक अच्छी प्रोडक्ट की तरफ गाइड किया कि जिसमें आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा और आपको लाइफ तक आपको कवरेज भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी, तो उसने एक कंसल्टेंसी प्रोवाइड की ना, तो उस कंसल्टेंसी के आप उसको चार्जेस क्यों नहीं पे करना चाहते? एक सवाल मेरा। दूसरा सवाल ये कि भाई बैंक में आपको बार बार सर्विस देने के लिए जाना पड़ता है, कोई भी काम हो। यहाँ पे तो वो आपको डोर स्टेप पे सर्विस दे रहा है, चेक करेक्ट करना हो या कोई और काम हो, कुछ चेंजेस करानी हो, वो आपको डोर स्टेप पे सर्विस दे रहा है। यानी सर्विस की डोर स्टेप पे लेने की कुछ कॉस्ट होती है जी, तो ये चार्जेस में ना काइंडली हम लोग नेगोशिएट ना किया करें, ये कंपनी का एजेंट का हक होता है। बस मुझे ये 3-4 सवाल थे जो आए थे जिस पर मुझे बात करनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कोई सवाल हो तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं और कमेंट में भी आप सवाल लिख सकते हैं, मैं उस पर अगली वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।